नमस्कार। बुक ऑडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं आपका दोस्त ब्रजेश। और दोस्तों आज लेकर हाजिर हूं धन्यवाद बेहरा का उपन्यास एक था रक्षक, अध्याय 8, घर से दूर। रात का समय है। कमरा तेल के दीपक की कोमल सुनहरी चमक में नहाया हुआ था जब महाराजा वीरेंद्र अपने अलंकृत बिस्तर पर बैठे थे, एक प्राचीन पुस्तक के पन्नों में तल्लीन थे। बाहर हवा की हल्की सरसराहट ने शांति को तोड़ा जब दरवाजे के पीछे से एक आवाज आई। सेनापति भानुराज दृढ़ता से लेकिन सम्मानपूर्वक, महाराज की जय हो। महाराज ने धीरे से पुस्तक को अपने तकिए के पास रख दिया। उसके वजन की हल्की तपकी शांति में घुल मिल गई। महाराज वीरेंद्र, हाँ भानु, अंदर आओ। तुम क्या समाचार लेकर आए हो? बाहरी दरवाजे खुले और भानुराज बोलने से पहले झुककर अंदर चले गए। सेनापति भानुराज, महाराज, आज कोई विशेष समाचार नहीं है, लेकिन मैं आपसे अपने मन की बात कहने आया हूं। महाराज वीरेंद्र अपने बिस्तर से उठकर अपने वफादार सेनापति के पास पहुंचे। उनका शाही व्यवहार अटल था। महाराज वीरेंद्र, तो बोलो भानु, तुम क्या पूछना चाहते हो? थोड़ी देर के लिए भानुराज ने अपने शब्दों को सावधानी से चुनते हुए संकोच किया, फिर प्रश्न करते हुए, महाराज, मैंने सुना है एक ऐसा प्रश्न जो न केवल मेरे मन में बल्कि दास दासियों और महल के कुछ सैनिकों के मन में भी घूम रहा है। सभी को आश्चर्य है, आपने उस बेटे को आश्रय क्यों दिया? उनसे आपका क्या संबंध है? कमरे में सन्नाटा छा गया। प्रश्न का भार क्षितिज पर तूफान की तरह हवा में घूम रहा था। महाराज वीरेंद्र ने जवाब देते हुए जानबूझकर मुस्कुराया। उनकी अभिव्यक्ति शांत लेकिन गूढ़ थी और संयत स्वर में बोले, कोई रिश्ता नहीं है भानु, लेकिन उस बच्चे को महल में रखने के मेरे अपने कारण हैं। भानुराज की भौहें भ्रम में सिकुड़ गई। उनकी आवाज में आश्चर्य की झलक थी। सेनापति भानुराज, कारण? उस लड़के को शाही महल में जगह देने का क्या कारण हो सकता है? महाराज वीरेंद्र अपने वफादार सेनापति के पास गए। उनके कंधे पर दृढ़ लेकिन आश्वस्त करने वाला हाथ रखा। महाराज वीरेंद्र धीरे से रहस्य के भाव के साथ, सुनो भानु, तुम मेरे सबसे प्रिय साथियों में से एक हो, इसलिए मैं तुमसे कुछ साझा करूंगा, लेकिन तुम किसी को इसके बारे में कुछ भी नहीं बताना। वो लड़का यहां है रुद्र के लिए। भानुराज की आंखें चौड़ी हो गई। उनकी आवाज उनके आश्चर्य में लगभग लड़खड़ा रही थी। सेनापति भानुराज, राजकुमार रुद्र के लिए? लेकिन उस लड़के में ऐसा क्या है? भानुराज की बात पूरी होने से पहले महाराज वीरेंद्र ने ठहाका लगाया। एक गहरी जानकार हंसी जो साझा करने के लिए बहुत बड़े रहस्य को समेटे हुए थी। महाराज वीरेंद्र, ओ भानु, तुम अभी नहीं समझोगे, लेकिन जब समय आएगा तो तुम खुद देखोगे कि उसमें क्या खास बात है। अभी भी हैरान भानुराज ने बीच में बोलने की कोशिश की। सेनापति भानुराज, लेकिन राजा का स्वर दृढ़ किंतु सौम्य हो गया, जिससे आगे के प्रश्न बंद हो गए। महाराज वीरेंद्र, अब और कोई प्रश्न नहीं भानु, इसके अलावा मेरे पास कल तुम्हारे लिए एक कार्य है। यह सुनकर सेनापति भानुराज हैरान भरी नजरों से कहते हैं, क्या काम है महाराज? जब महाराज वीरेंद्र ने समझाना शुरू किया तो उनके हाव भाव नरम पड़ गए। महाराज वीरेंद्र, भानु, कल कुछ रथों का प्रबंध करो। मैं चाहता हूं कि तुम रुद्र, तक्ष और ध्रुवा को देवराज गुरुकुल ले जाओ। गुरुकुल में उनकी शिक्षा कल से शुरू होनी चाहिए। क्या तुम समझे भानु? भानुराज के चेहरे पर आश्चर्य का भाव आ गया। उनकी आवाज में अनिश्चितता का भाव था। सेनापति भानुराज संकोच से, आप सही कह रहे हैं महाराज, लेकिन तक्ष। भानुराज की बात पूरी होने से पहले ही महाराज वीरेंद्र ने बीच में ही हाथ उठाकर टोक दिया। महाराज वीरेंद्र, देखो भानु, ध्रुवा को रुद्र के साथ भेजने का एक खास कारण है, लेकिन तक्ष का जाना भी उतना ही जरूरी है। हमें भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। एक दिन तुम्हारा बेटा सेनापति के रूप में तुम्हारी जगह लेगा, और जब रुद्र इस साम्राज्य का राजा बनेगा
तो उसे अपने साथ एक वफादार और कुशल सेनापति की जरूरत होगी। समझे भानु? भानुराज की मुट्ठियां कुछ देर के लिए भिज गई और वो अपनी भावनाओं को दबाने की कोशिश करने लगा। उसकी आवाज में हालांकि संयम था, लेकिन निराशा की झलक थी। सेनापति भानुराज: जी महाराज, मैं समझ गया, कहकर सेनापति भानुराज महाराज से अनुमति लेकर उस कक्ष से बाहर निकलते हैं। पर जाते वक्त वो अपने मन ही मन कहते हैं, ये तो वक्त ही कहेगा वीरेंद्र। सुबह का समय है। सेनापति भानुराज द्वारा रथों की तैयारियों की देखरेख करते समय सुबह के सूरज ने महल के मैदान पर लंबी सुनहरी छाया डाली। पहियों को सुरक्षित करने और घोड़ों को जोतने की आवाज हवा में गूंज रही थी, जो दिन के प्रस्थान की पूर्व सूचना थी। इस बीच अपने कक्ष में ध्रुवा को महाराज का आदेश मिलने से वो निराश होकर अपनी माँ के पास जाने लगता है कि तभी वो देखता है कि उसकी माँ पहले से ही उसके लिए सारी ज़रूरत का सामान उसके एक बक्से में रख रही थी। ये देखकर ध्रुवा रोते हुए अपनी माँ को गले लगा लेता है। उसकी आवाज़ निराशा से कांप रही थी। ध्रुवा सिसकते हुए, माँ, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहता। कल्याणी एक पल के लिए रुकी। उसके हाथ बक्से पर टिके हुए थे। फिर उसने ध्रुवा के आंसुओं से लथपथ चेहरे को दोनों हाथों से सहलाया। उनकी आवाज़ स्थिर लेकिन कोमल गर्मजोशी से भरी हुई थी। कल्याणी, ऐसी बातें मत करो ध्रुवा, ये एक आशीर्वाद है, कोई सजा नहीं। महाराज ने तुम्हें एक ऐसा अवसर दिया है जिसके बारे में बहुत से लोग केवल सपने ही देख सकते हैं। देवराज गुरुकुल तुम्हारे योद्धा बनने के सपने को पूरा करने में तुम्हारी मदद करेगा। लेकिन ध्रुवा ने अपना सिर जोर से हिलाया। अब उसके आंसू बह रहे थे। ध्रुवा जोर से रोते हुए, अगर इसका मतलब तुम्हें छोड़कर जाना है तो मैं योद्धा नहीं बनना चाहता। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। कल्याणी की आंखें चमक उठी, लेकिन उसने अपना संयम बनाए रखा। अपने बेटे को एक आश्वस्त आलिंगन में अपने पास खींच लिया। कल्याणी धीरे से, मत रो ध्रुवा, यह हमारा कर्तव्य है। महाराज ने हमें तब आश्रय दिया जब हमारे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी। अब उनकी सेवा करने की हमारी बारी है। तुम सीखोगे और एक महान योद्धा बनोगे, एक ऐसा योद्धा जैसा महाराज चाहते हैं। याद रखो, तुम्हारा लक्ष्य तुम्हें बुला रहा है। अपनी भावनाओं को खुद पर हावी मत होने दो। इसी के साथ ध्रुवा अपने सारे सामान के साथ रथ की तरफ बढ़ता है और रथ पर बैठकर अपनी माँ को देख रहा होता है कि तभी रथ आगे बढ़ता है। ध्रुवा को जाते देख उसकी माँ कमरे के कोने में बैठकर फूट फूट कर रोने लगती है और कहती है, भगवान, मेरे पुत्र की हमेशा रक्षा करना, उसे हर मुश्किल से बचाना। और अगले अंक में देवराज गुरुकुल में आगमन। तो मिलते हैं अगले अंक में।